हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। तो आज की क्लास में हम 14वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 38 प्रश्न जो होंगे आपके जीएस जीके के। ये जो सीरीज़ चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम चौथाई हिस्सा का पेपर कवर कर लेते हैं, माने कि एक चौथाई हिस्सा आपका जीएस से कवर हो जाएगा और एक चौथाई हिंदी से। तो मतलब आधा पेपर आपका इस चैनल से कवर हो जाएगा, हिंदी और जीएस। ठीक, तो टोटल 75 प्रश्न हैं, जिसमें हम दोनों प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, हिंदी का अलग चला रहे हैं और जीएस का अलग चला रहे हैं। और ये सीरीज़ जो चल रही है आपकी, ये 50 प्रैक्टिस सेट तक चलेगी, जो हम 20 अगस्त तक ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इनमें से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर। तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर स्पीडोमीटर पूछा है तो ये वाहनों का वेग मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? वाहनों का वेग। लेक्टोमीटर है वो दूध की विशिष्टता या दूध का घनत्व मापता है। लेक्टोमीटर क्या है? दूध का घनत्व मापता है। और थर्मामीटर पता ही है आपको, तापमापी होता है जो मनुष्य के शरीर का ताप मापता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, द्रव है, गैस है, ठोस है या घोल है? तो ये एक द्रव होता है और इसे हम बोलते हैं एलपीजी बोलते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। और ये किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बड़ी परीक्षाओं में आपके में ही पूछा जा सकता है। तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये आपको याद रखना है, ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है और ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न है मिनी माता जो रोग होता है ये किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है? सीसा के कारण, आर्सेनिक के कारण, कैल्शियम के कारण या पारा मरकरी के कारण? तो जो मिनी माता रोग जो होता है वो पारे या मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। पारा या मरकरी कुछ भी होगा, विकल्प में आप उत्तर लगा दोगे। ठीक है, एक रोग होता है इटाई रोग होता है। इटाई वो किससे होता है? तो वो कैडमियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। और मिनी माता किससे होता है? पारा की वजह से। ठीक है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? प्रमेय, टिटेनस, हैजा या मस्तिष्क कोप? तो इसे मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। और 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मस्तिष्क को इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। और ये किससे होता है? तो ये क्यूलिक्स मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा रोग है? इंसेफेलाइटिस, इसे हम बोलते हैं मस्तिष्क कोप। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? तो भाग पहला या तीसरा, भाग चौथा या पांचवा, भाग पहला या दूसरा या भाग तीसरा या चौथा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग तीसरा और चौथा। अब अगर पूछा जाए कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक का मतलब एक ही होता है, तो मूल अधिकार याद रखना है या मौलिक अधिकार। ठीक है, किसमें है? ये भाग 3 में है। और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के ए में क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य। ठीक है, तो संविधान की चेतना जो कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय ने, वो कहा है भाग 3 को और भाग 4 को। छठवां प्रश्न है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नहीं पूछा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या महान्यायवादी? तो महाधिवक्ता जो होता है वो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, ऐसा जिक्र अनुच्छेद 165 में है। और राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा, ये जिक्र अनुच्छेद 167 में, 167 में। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के एक विधिक सलाहकार, ये राज्य सरकार का एक विधिक सलाहकार होता है, जिसे हम महाधिवक्ता बोलते हैं। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बाकी जो नियुक्तियां हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
7वां प्रश्न है राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य की विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? संसद कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 169 आर्टिकल के तहत संसद राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। 8वां प्रश्न है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट क्या थे? चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे? तो आर्यभट्ट एक क्या थे? खगोलवेत्ता थे और इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ, ठीक है, सब में इनका जिक्र है। माना जाता है कि ये खगोलवेत्ता भी थे, ज्योतिषविद भी थे और गणितज्ञ भी थे और 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ को लिखा था। 9वां प्रश्न है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग बाबर ने किया था। 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। किस में था? मराठी भाषा में था। कौन? केसरी, ठीक है, मराठी भाषा में क्या था? केसरी था। और बाल गंगाधर तिलक ने इसे कब प्रकाशित किया था? 1881 में। कब किया था? 1881 में। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? जयप्रकाश नारायण ने। और 11 का उत्तर हो जाएगा सी। भूदान आंदोलन आपका 1951 में शुरू हुआ था। कब? 18 अप्रैल 1951 को ये आपका शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। किसने इसकी शुरुआत की थी? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था या शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। इसमें सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। और 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने तैयार की थी या किसने की थी? खुदीराम बोस ने, शिवराम राजगुरु ने, अशफाक उल्ला खान ने या यतीन्द्रनाथ दास ने। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने इसकी काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना बनाई थी, ठीक। ये घटना कब की है? काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925 को। तो डायरेक्ट हिस्ट्री में देखो फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट के। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, है ना। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो आपका वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से हुई थी, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन आपका 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो इस तरीके के प्रश्न आपके इतिहास से पूछ लिए जाते हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? परिवहन, दुग्धालय, जूते का कारखाना या बैंक? तो जो दुग्धालय है वो आपका क्या है? 13 का उत्तर हो जाएगा बी। और ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। 14वां प्रश्न है डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या कल्याणकारी अर्थशास्त्र? तो आपको शायद पता होगा अब तक कि इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1998 में मिला था। कब? 1998 में मिला था। अब ये बहुत डीप पूछ लिया कि किस क्षेत्र में मिला था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और 14 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। 15वां प्रश्न है वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति होती है, किसकी? पहाड़ों की, तो उस वर्षा होने की क्रिया को कहते हैं हम पर्वतीय वर्षा। क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। और 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16वां प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियमितवाही हवाएं? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और 16 का उत्तर हो जाएगा सी। 17वां प्रश्न है रिक्टर स्केल से नापा जाता है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। और 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। एक आपको सीस्मोग्राफ भी याद रखना है, वो भी भूकंप को ही मापने के काम में आता है। क्या? सीस्मोग्राफ। 18वां प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में जो गोदावरी नदी है उसके किनारे कुंभ मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है।
कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, आपका नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में लगता है। ठीक है, 4 जगह कुंभ मेला लगता है। 19वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है आपकी बूलर झील। कौन सी झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील, जो आपकी कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बूलर झील। 20वां प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला नगर निगम कौन था? मद्रास था। और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 19 सितंबर 1688 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 1688 को। और 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखनी है दोनों तारीख के, दोनों चीज़ें याद रखनी है कि 19 सितंबर 1688 को भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। तो मद्रास भी पूछ सकता है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो आपका उत्तर होगा मद्रास में। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो किसके शासनकाल में चित्रकारी अपने चरम पर थी? चित्रकारी की बात हो रही है जहांगीर के समय। और 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्थापत्य कला किसके शासनकाल में चरम पर थी? तो शाहजहां। और अगर चित्रकारी की बात होगी तो जहांगीर। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? तो बारिश का मौसम चल ही रहा है अभी, बारिश के समय में कजरी गीत गाए जाते हैं। और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 22 का आंसर क्या होगा? डी। कजरी बारिश के समय गाया जाने वाला गीत है। 23वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिठूर में, सीतापुर में, वाराणसी में या इलाहाबाद में? तो ये है आपका बिठूर में। ये कहाँ पर है? बिठूर में। और 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? ए। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश? तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। और 24 का उत्तर हो जाएगा सी। अगर पूछ लिया जाए सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? सार्क की 1985 में हुई थी। ये आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसे हम सार्क बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। 25वां प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो इनमें 4 संगठन दिए हैं, 4 संस्थान दिए हैं, सॉरी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वन्य जैव विविधता संस्थान या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी जो संगठन है वानिकी अनुसंधान के लिए, वो है भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद। 25 का उत्तर हो जाएगा ए। 26वां प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। और 26 का आंसर हो जाएगा ए। राकेश शर्मा जो हैं वो भारत के प्रथम एवं विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। ये कब गए थे? 1984 में। 3 अप्रैल 1984 को ये कहाँ पर गए थे? अंतरिक्ष की यात्रा में गए थे। और अगर पहले यात्री पूछेगा तो वो थे गागरिन। गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ये 1961 में गए थे। गागरिन जो थे वो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। 27वां प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक, लोटी या तेंगे या शेकेल? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। तेंगे जो है वो कजाकिस्तान की क्या है? मुद्रा है। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में ये देश सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक, और ये स्वतंत्र घोषित हो गया। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है और इसकी मुद्रा क्या है? तेंगे है। राजधानी क्या है कजाकिस्तान की? अस्ताना। तो राजधानी और मुद्रा कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, आपको ये सही से तैयार करके जानी है। 28वां प्रश्न है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो पोलो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, जिसका उद्देश्य विरोधी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। बी आंसर सही है। 29वां प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1987, 1978, 1992 या 1994? 29 का उत्तर हो जाएगा सी, 1992। अगर टाइगर प्रोजेक्ट पूछ लेगा, टाइगर प्रोजेक्ट
तो आपका उत्तर होगा 1973। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1992 में। दोनों याद रखने हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो 30 का उत्तर हो जाएगा सी, टेलस्टार 1 जो है वो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह था। कौन सा? टेलस्टार 1। ठीक है। 10 जुलाई 1962 को अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। क्या नाम है? टेलस्टार 1। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? तो इसमें देखो विकल्प सही नहीं है, क्योंकि लखीमपुर खीरी तो सही है, सबसे बड़ा है किसमें? क्षेत्रफल में। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो हापुड़ है। हापुड़ जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। तो दोनों याद रखने हैं, सबसे बड़ा पूछेगा क्षेत्रफल में तो लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा पूछेगा तो हापुड़। 32वां प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर? तो बिजनौर इसका उत्तर हो जाएगा। बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और टोटल उत्तर प्रदेश के 28 जो हैं ज़िले हैं इनसे बहती है। 28 ज़िलों से होकर बहती है। कौन? गंगा नदी। ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो नवंबर 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। ठीक है। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तीर, धनुष और मछली हैं आपके। उत्तर प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है उसमें क्या क्या है? तीर है, धनुष है और मछली है। तो जो मछली ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं आपकी रूमी दरवाज़ा से। कहाँ से ली गई हैं? रूमी दरवाज़ा से। और 33 का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। ये लखनऊ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसका निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। कब रूमी दरवाजे का निर्माण हुआ था? 1784 में। किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया, सावनी, ठुमरी या कालबेलिया? तो कालबेलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। 34 का आंसर हो जाएगा डी। 35 है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी कौन स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश। 35 का उत्तर हो जाएगा बी। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 36 है, ये आपका करंट का प्रश्न है, लेकिन 2023 की करंट नहीं पूछी जाएगी, आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक की। ठीक है। लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ, 3 प्रश्न है बस। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व सतत परिवहन दिवस पूछा है, दिवस है ना, और पहली बार मनाया गया है तो इम्पोर्टेंट है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर। ठीक है। और 26 नवंबर से आपको याद रखना है संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है। 37वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर को किसे घोषित किया गया है? अंकोर वाट मंदिर। और 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 38वां प्रश्न है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच COP28 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो होगा UAE में। और 38 का आंसर हो जाएगा ए। ये आपके टोटल 38 प्रश्न हो गए हैं जो आपके GK GS से संबंधित थे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 15 के साथ में। प्रैक्टिस सेट 15 का हल करेंगे। ठीक। तो GK GS और हिंदी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।